नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ, तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। दोस्तों जो भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी एंड डॉक्टर मनोहरी की बुक से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं चौथा अध्याय को पढ़ रहे हैं। चौथा अध्याय का क्या नाम है? द्विघात समीकरण। इसे इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। अध्याय चौथे में मेरे भाई हम लोगों ने प्रश्नावली 4E को पढ़ रहे हैं। कौन सी प्रश्नावली 4E को पढ़ रहे हैं? प्रश्नावली 4E में पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक को कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने उन क्वेश्चनों को नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं और प्रश्नावली 4E में आज की वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 को हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 11 एंड 12 है मेरे भाई, ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो जो भी क्वेश्चंस हम लोग पढ़ रहे हैं एकदम आसान तरीके से और एक एक पार्ट को, एक एक चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से आप लोग को समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ और आशा करता हूँ जो भी क्वेश्चंस मैं पढ़ाता हूँ आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आते होंगे। ठीक है मेरे भाई। तो जो भी क्वेश्चंस हम लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से सॉल्व कर लिया था, यानी क्वेश्चन नंबर 10 तक को आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 को सॉल्व करते हैं और बहुत ही आसानी से हम लोग समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। हम लोग को जो भी कथन दिया हुआ है उस कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त करना है, यानी आंसर को समीकरण के रूप में सॉल्व करना है। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल जो है 221 है। ठीक है मेरे भाई, क्या है? दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 221 दिया हुआ है। तो हम लोग को कथन जो दिया हुआ है इसको समीकरण के रूप में अभिव्यक्त करना है, यानी समीकरण के रूप में आंसर को सॉल्व करना है, आंसर को निकालना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो हम लोग को क्या क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में यही बोला है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल। तो यहाँ पर मेरे भाई हम लोग को मानना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो दो क्रमागत की बात किया उसमें से एक भी क्रमागत दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग को मानना होगा, क्या मानना होगा? माना पहला माना पहला क्रमागत माना पहला क्रमागत धन पूर्णांक जो है मेरे भाई, धन पूर्णांक क्या हो जाएगा? धन पूर्णांक बराबर यक्स हो जाएगा। तथा दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक क्या हो जाएगा? यक्स प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल बोला था, तो हम लोगों ने पहला क्रमागत धन पूर्णांक क्या माना? यक्स माना, तथा दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक को हम लोगों ने क्या मान लिया? यक्स प्लस 1 मान लिया। अब यहाँ पर आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। यहाँ पर क्या बोला है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों की बात किया है मेरे भाई। वर्ग यानी पहला जो है एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस धन की बात किया है तो धन प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पर ऋण की बात किया होता तो माइनस हो जाता। तो यहाँ पर धन की बात किया है तो यक्स स्क्वायर यानी वर्ग की बात किया है तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1, दूसरा जो क्रमागत धन पूर्णांक है उसका वर्ग की बात किया है तो वो हो गया। उसके वर्गों का योगफल क्या दिया हुआ है? 221 दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, क्या दिया हुआ है? यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 221 दिया हुआ है, यही बोला हुआ है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा? बुक में आपकी यही राइट आंसर दिया हुआ है तो यही आंसर हो जाएगा, लेकिन इसको हम लोग आगे भी सॉल्व करते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए।
तो यहाँ पर जो भी हम लोग को क्वेश्चन में बोला था उसके रूप में हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, तो इतना आंसर आ गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे, गुणनखंड करके सॉल्व कर लेंगे। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये जो x+1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी a प्लस जो b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है उसको लगाते हैं। तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है मेरे भाई। तो यही होता है, तो यही हम लोग फार्मूला को लगाते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस x+1 का होल स्क्वायर बराबर 221 दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x² + 1 का स्क्वायर प्लस 2 × x × 1 बराबर 221 हो जाएगा। अब ये चीज़ जो मैं लिखा हूँ ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का यहाँ पर फार्मूला लगाया हूँ, किसमें, x+1 का होल स्क्वायर में। चलिए इतना होने के बाद मेरे भाई आगे क्या किया जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर ना करके यहाँ पर 2x² कर लीजिए, यहाँ पर ऐड कर लीजिए। x² प्लस x² को हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2x² हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 ही आएगा प्लस 2 × x × 1 यानी 2x हो जाएगा बराबर 221 ही रहेगा। अब आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 2x² और प्लस 2x प्लस 1 जो लेफ्ट साइड जो राइट साइड में 221 है इसको लेफ्ट साइड में लेकर चले आएंगे तो -221 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब आगे क्या किया जाए मेरे भाई, आगे क्या किया जाएगा, यहाँ पर 2x² हो जाएगा प्लस 2x, यहाँ पर 1 में से 221 को हम लोग माइनस कर देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे भाई अब जाकर के ये द्विघात समीकरण का रूप हो गया। अब जाकर के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे। इसका आंसर तो आपका ऊपर ही आ गया है, लेकिन इसको सॉल्व कर लेंगे तो और अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसका गुणनखंड हम लोग करते हैं। यहाँ पर गुणनखंड को मैं डायरेक्ट करूँगा, आप लोग समझ जाइएगा क्योंकि मैं कई बार आप लोग को बता चुका हूँ। तो 2x² प्लस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 22 में से क्या करेंगे मेरे भाई, सॉरी हाँ, यहाँ पर 22 में से हम लोग किसको माइनस करेंगे, 20 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 22 में से 20 को माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर x -220 बराबर 0 हो जाएगा। तो आगे क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 22x माइनस 20x माइनस 220 बराबर 0 हो जाएगा। अब आगे यहाँ पर हम लोग 2x को इसमें कॉमन ले लेंगे तो x+1 बच जाएगा ब्रैकेट में, यहाँ पर -20 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x+1 बचेगा, x+1 नहीं मेरे भाई, x+11 बचेगा, यहाँ पर 11 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। क्योंकि मेरे भाई 2x का मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे, x में करेंगे तो 2x² हो जाएगा, फिर से दोबारा 2x का मल्टीप्लाई हम लोग 11 में करेंगे तो 22x यानी 22x हो जाएगा। तो यही चीज़ हम लोग को देख कर कॉमन लेना होता है कि कौन सी संख्या को कॉमन ले तो उसका मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या प्राप्त हो जो ऊपर वाली होती है। तो इतना होने के बाद x+1 फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में 2x माइनस 20 बराबर 0 हो जाएगा। x+1 नहीं, x+11 रहेगा, मैं बार बार 1 बोल रहा हूँ लेकिन 11 रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, यदि फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे x+11 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा। ये फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। यदि अब दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यदि 2x माइनस 20 बराबर 0 है तो यहाँ पर 2x बराबर 20 हो जाएगा, यानी x बराबर 20/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, x बराबर 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे मेरे भाई, x बराबर 10 और -11, यही दो प्राप्त हुआ। x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, 10 और -11 प्राप्त हुई। तो मेरे भाई ये मैं सॉल्व करके आप लोग को दिखा दिया, लेकिन राइट आंसर आपका वही होगा जो क्वेश्चन में बोला हुआ था। दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 221 है। तो यहाँ पर दो क्रमागत धन पूर्णांकों का हम लोगों ने वर्ग कर दिया, क्योंकि पहला जो क्रमागत धन पूर्णांक माना था हम लोगों ने x माना था,
उसका वर्ग कर दिया। दूसरा धन पूर्णांक हम लोगों ने क्या माना था, x+1 माना था, तो उसका भी वर्ग कर दिया। और उनके दोनों दोनों वर्गों का योगफल 221 दिया था, तो 221 हम लोगों ने लिख दिया। और क्वेश्चन में हम लोग से पहले यही स्टार्टिंग में बोला था कि निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा व्यक्त कीजिए, यानी समीकरण के रूप में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर ये जो बना हुआ है मेरे भाई, ये समीकरण का रूप ही बना हुआ है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग किसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है मेरे भाई क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ऊपर छूट गया है, चलिए कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है x² + 4x+2 बराबर 0 को हल कीजिए। क्या बोला है, x² + 4x+2 बराबर 0 को हल कीजिए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। जैसा कि मैं आप लोग को बताया था कि जब भी द्विघात समीकरण का रूप दिया होता है तो हम लोग को 2-3 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। पहला गुणनखंड विधि से, दूसरा डायरेक्ट फार्मूला लगाया जाता है, और तीसरा जो है वो एक अलग तरीके का फार्मूला होता है, उसको लगाया जाता है। यानी देखिए मेरे भाई, जैसे ये द्विघात समीकरण का रूप दिया हुआ है, यानी e² + bx+c बराबर 0 का रूप दिया हुआ है। तो मैं क्या बोला, इसको 3 तरीके से सॉल्व किया जाता है। पहला तरीका ये है कि जो फार्मूला होता है x बराबर b² - 4ac का फार्मूला लगाकर हम लोग सॉल्व करते थे क्वेश्चन को। और दूसरा तरीका ये था, इसको गुणनखंड मतलब गुणनखंड करके सॉल्व करते थे, जैसे कि पीछे वाला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है, गुणनखंड के रूप में हम लोग सॉल्व करते थे। और तीसरा फार्मूला क्या लगाते थे हम लोग, x बराबर -b ± रूट में b² - 4ac अपॉन में 2a का फार्मूला लगाते थे। तो मैं आप लोग से क्या बोला कि इस क्वेश्चन को, द्विघात समीकरण को 2-3 तरीके से सॉल्व किया जाता है। पहला तरीका हम लोग गुणनखंड विधि से हल करते हैं, और दूसरा जो होता है x बराबर b² - 4ac का फार्मूला लगाकर सॉल्व करते थे। और तीसरा तरीका है जो x बराबर -b ± रूट में b² - 4ac, ये जो है ये फार्मूला लगाकर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। तो यहाँ पर मेरे भाई देखिए, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है x² + 4x+2 बराबर 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो न तो ये वाला फार्मूला लगेगा, यानी न तो गुणनखंड की विधि से सॉल्व होगा, और न ही b² - 4ac बराबर 2a के फार्मूला को लगाने पर सॉल्व होगा। ये सॉल्व होगा ये वाला फार्मूला लगाने पर। इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे तो मेरे भाई गुणनखंड हो नहीं पाएगा। और दूसरा b² - 4ac का फार्मूला लगाएंगे तो उससे भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। तीसरा जो है मेरे भाई, ये वाला फार्मूला लगाएंगे जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ, इस फार्मूले से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है मेरे भाई, तो हम लोग को देखना होता है कि सबसे पहले ये देखना होता है कि किस तरीके से कौन सा फार्मूला लगेगा तब जाके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ये देखना हम लोग को इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे जो तीसरा वाला फार्मूला में बताया, यही फार्मूला लगेगा। तो तीसरे वाले फार्मूले को लगाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर लिखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसकी तुलना e² + bx+c बराबर 0 से करने पर। तो हम लोग इसकी तुलना इससे कर देंगे, x² + bx+c बराबर 0 से कर देंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी अचर पद जो a के स्थान पे है, क्या मेरे भाई, यहाँ पर 1 दिया हुआ है। जब भी कोई मान लीजिए नहीं दिया होता कोई संख्या, तो वहाँ पर हम लोग को 1 मानना पड़ता है। ये आप लोग को पता है, 1 हमेशा छिपा रहता है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ें आती हैं। उसके बाद यहाँ पर b बराबर क्या दिया हुआ है मेरे भाई, b बराबर 4 दिया हुआ है, c बराबर क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। b बराबर 4 दिया हुआ है, c बराबर 2 दिया हुआ है, ये आप लोग को मैं कई बार बता चुका हूँ। तो हम लोगों ने इसकी तुलना हम लोगों ने कर दी, तो क्या आ गया, a बराबर 1 आ गया, b बराबर 4 आ गया, और c बराबर 2 आ गया। अब हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, x बराबर -20 सॉरी x बराबर -b +-b² रूट में b² -4ac अपॉन में 2a का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है मेरे भाई, यही फार्मूला को हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
बी के स्थान पे क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, बी बराबर 4 दिया हुआ है तो -4 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बराबर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और सी बराबर क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, अपॉन में 2 इंटू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 बराबर ए बराबर 1 दिया हुआ है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो -4 प्लस माइनस रूट में 4 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 यानी 8 हो जाएगा, अपॉन में 2 इंटू 1 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो -4 प्लस माइनस रूट में यहाँ पर 16 में से 8 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, इतना होने के बाद यहाँ पर -4 प्लस माइनस रूट में 8 जो दिया हुआ है इसको हम लोग 4 इंटू 2 कर देंगे, अपॉन में 2 हो जाएगा। ऐसा क्यों करेंगे मेरे भाई, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई 2 में हम लोग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। आगे क्या हो जाएगा, -4 प्लस माइनस, अब देखिए जो 4 दिया हुआ है इसको रूट से बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और रूट में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर इतना होने के बाद देखिए यक्स बराबर ये आ चुका है इतना। अब यहाँ पर एक बार हम लोग प्लस मिलेंगे, एक बार माइनस मिलेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि मेरे भाई प्लस और माइनस दो तरीके का दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस दिया हुआ है, तो एक बार हम लोग इसको प्लस में ले लेंगे, एक बार माइनस में ले लेंगे, प्लस और माइनस में लेकर के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पर प्लस को हम लोग लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, -4 प्लस 2 रूट में 2 अपॉन में 2 हो जाएगा। तो हम लोगों ने प्लस को लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका डिवाइड कर देंगे, यानी -4 अपॉन में 2a प्लस 2 रूट में 2 अपॉन में 2 हो जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसको हम लोग काट देंगे तो क्या बचेगा, -2 प्लस 2 रूट -2 प्लस रूट में 2 बचेगा, -2 प्लस रूट में क्या बचेगा, 2 बचेगा। ये हो गया आपका। ठीक है मेरे भाई, ये हम लोगों ने प्लस को लिया तो प्लस बराबर इतना आ गया। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, आगे चलिए यहाँ पर साइड में मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम लोग एक बार माइनस में इसको लेते हैं, तो जब हम लोग माइनस में लेंगे तो -4 माइनस 2 रूट में 2 अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर -4, इसका डिवाइड कर देंगे तो -4 अपॉन में 2 -2 रूट में 2 अपॉन में 2 हो जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, और 2 से 4 को हम लोग काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर -2 माइनस रूट में 2 हो जाएगा। तो ये आपका एक बार हम लोगों ने प्लस में लिया तो -2 प्लस रूट में 2 आया, जब हम लोगों ने माइनस में लिया तो -2 माइनस रूट में 2 आया हुआ है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको मेरे भाई आपके बुक में जो आंसर दिया हुआ है इस तरीके से दिया हुआ है, यक्स बराबर -2 प्लस माइनस रूट में 2 दिया हुआ है, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखिए और चाहे दो पार्ट में तोड़ कर लिखिए, बात वही हो जाती है। लेकिन ऐसे लिखना अच्छा होता है, ठीक होता है, क्योंकि प्लस माइनस दोनों एक ही वो आ जाता है, फार्मूले में भी यही लगता है, तो ये चीज़ें सही हैं। ठीक है मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 और 12 था, दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया और एक एक चीज़ें मैं अच्छी तरीके से समझाया और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आया होगा। और जो भी क्वेश्चंस मैं पढ़ाता हूँ उनको रिवाइज ज़रूर किया करिए। इस टाइप का एग्जाम्पल भी आपकी बुक में होता है, तो एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेंगे तो आप लोग को आसानी तरीके से क्वेश्चन को समझ, मतलब क्वेश्चन जब सॉल्व कराएंगे वो समझ में आएगा, और बहुत अच्छी तरीके से आगे के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे आप लोग। ठीक है मेरे भाई, तो रिवाइज ज़रूर किया करिए। आपका एग्जाम्पल भी जो होता है, एग्जाम्पल भी आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। लगभग एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, एग्जाम्पल से एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है मेरे भाई। तो आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में, तब तक क्वेश्चनों को ज़रूर रिवाइज कीजिएगा, एग्जाम्पल को भी लगाइएगा। धन्यवाद।